इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट मुझे ये बताओ कि मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन होती है? नहीं, मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन एज पर आईसीएआई आपने मैनेजमेंट को कितनी तरीके से डिफाइन करना है? दो। वन इज अकॉर्डिंग टू पर्सन, वन इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू पर्सन, दो पर्सन, दैट इज दो वर्ड आएंगे। वन इज की ग्रुप, वन इज चीफ ऑर्गन, जो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या लेते हैं, डिसीजन। दैट इज वन इज की ग्रुप और चीफ ऑर्गन हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स आर नोन एज मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कितने फंक्शन होते हैं? 5 फंक्शन बताए थे। वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसका मतलब अगर मैं ये 5 फंक्शन या इनमें से कुछ भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हूं तो मुझे क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी की कितनी डेफिनेशन पढ़ाई थी? 3। पहली डेफिनेशन, स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन। सेकंड डेफिनेशन, स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू 4 पॉइंट, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, टू कंपीट सक्सेसफुली, टू कैप्चर मार्केट पोजीशन एज वेल एज टू लास्ट पॉइंट। बस हो गया काम। पहला पॉइंट, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, कंपीट सक्सेसफुली। इसके अलावा एक चीज और बताई थी, मार्केट पोजीशन को क्या करना? कैप्चर करना और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ब्लूएक, मैंने नाम भी बोला था तुम लोगों को एक स्ट्रेटेजिस्ट का, विलियम एफ ब्लूएक। विलियम एफ ब्लूएक के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी इज अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट आर डिजाइन्ड टू एश्योर दैट एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। इसके बाद मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट, स्ट्रेटजी इज ऑलवेज flexible, strategy is not a substitute of management, strategy can never be perfect, flawless, optimal, और strategy is always pragmatic। याद है यहां तक? इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी, याद हो, strategy is partially proactive, partially reactive। proactive का मतलब क्या होता है? planned strategy। reactive का मतलब होता है adaptive strategy। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी स्ट्रेटजी होगी वो कंप्लीट प्रोएक्टिव होगी, कंप्लीट रिएक्टिव होगी, या ब्लेंड ऑफ बोथ? ब्लेंड ऑफ बोथ। तो याद रखना, स्ट्रेटजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ब्लेंड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। हम लोग प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें दो चीजों को एनहेंस करना है। वन इज मार्केट पोजीशन, वन इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हम रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें कोप अप करना है। किससे करना है? अनएंटिसिपेटेड इवेंट, फ्रेश मार्केट कंडीशन से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है। बचाने की जगह हम वर्ड लिखते हैं कोप अप। इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी, याद हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो प्रोसेस को अडॉप्ट कौन करता है? मैनेजमेंट। इसलिए लाने आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। सबसे पहले इसमें क्या डेवलप करते हैं? विजन। फिर क्या सेट करते हैं? ऑब्जेक्टिव। क्या बनाते हैं? स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करते हैं, उसको इंप्लीमेंट, इवैल्यूएट करते हैं, और अगर हमें लगता है कि चेंजेस की जरूरत है तो क्या करते हैं? करेक्टिव एडजस्टमेंट। फिर मुझे बताओ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव्स थे? 2। पहला ऑब्जेक्टिव, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? टू आउटपरफॉर्म कॉम्पिटिटर फ्रॉम द मार्केट। और नेक्स्ट, टू गाइड ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सेसफुली सर्वाइव इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। मींस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होता रहे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर पाएगी? सर्वाइव। दैट इज अपने आप को चेंज करेगी, चेंज करने के बाद अपने आप को सर्वाइव करेगी। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एडवांटेजेस। कितनी एडवांटेजेस थी बेटा? 6 स्टेटमेंट थी। पहला, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। सेकंड, गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तीसरा, लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी मतलब लॉन्ग टाइम तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी, और क्या मिलेगा फिर? सक्सेस। नेक्स्ट, गिव डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, फेस द फ्यूचर। एंड लास्ट वन इज एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल। इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एरर करने से बचेगी। ठीक है। एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल्स। फिर हमने 4 लिमिटेशन पढ़ी थी। पहला, कॉस्टली प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पांस, एंड एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। क्लियर? फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कितने लेवल्स होते हैं? 3। फर्स्ट वन, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। कॉर्पोरेट लेवल में कौन आएगा? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अदर सीनियर पर्सन। कॉर्पोरेट लेवल के मैंने कुछ रोल्स बताए थे, 5 रोल। पहला रोल, formulate strategy for the whole organization, overseeing the strategy for the whole organization, provide leadership to the whole organization, allocation of resources, and last one is determining what business we should be in। याद है? इसके बाद आते हैं बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल में कौन होता है? बिजनेस लेवल मैनेजर, जिसको बोलते हैं हेड ऑफ द डिवीजन। क्या करता है ये? ट्रांसलेट जर्नलाइज स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस। बिजनेस मतलब डिवीजन। फिर आते हैं बेटा फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में कौन होता है? फंक्शनल लेवल मैनेजर, जिसको बोलते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। क्या करता है? क्या करता है? अपनी सिर्फ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या लेता है? डिसीजन। अब मुझे बताओ, फंक्शनल लेवल इज क्लोजेस्ट टू द कस्टमर एंड कलेक्ट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर एंड पास टू बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल फॉर्मुलेट रियलिस्टिक स्ट्रेटजी। कहानी खत्म। फिर मैंने एक पॉइंट और बताया था, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी को बनाता और इंप्लीमेंट कौन? ऑल मतलब कॉर्पोरेट भी बनाता है, बिजनेस भी बनाता है, फंक्शनल भी बनाता है। याद है यहां तक? फिर इसके बाद बेटा हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, कौन सी अप्रोच? 2 अप्रोच बताई थी। वन इज टॉप डाउन, वन इज बॉटम अप। टॉप डाउन में स्ट्रेटजी कौन बनाएगा? कॉर्पोरेट लेवल बनाएगा, और अपने नीचे वाले को बोलेगा इनको क्या करो? एग्जीक्यूट करो। और बॉटम अप में टॉप वाला जब भी स्ट्रेटजी बनाएगा तो सारे मेंबर्स को अपने साथ इंक्लूड करेगा कि अपना क्या दो? व्यू मतलब अपना इन्वॉल्वमेंट रखो। कौन सी अप्रोच बेटर है? बॉटम अप इज मच बेटर कंपेयर टू टॉप डाउन। ठीक है। इसके बाद बस हो गया कल्याण। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। कितने रिलेशनशिप पढ़े? 3। फर्स्ट वन, हॉरिजॉन्टल, फंक्शनल स्लैश डिविजनल, मैट्रिक्स। बस मुझे इतना बताते रहना। एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप है, कौन से रिलेशनशिप? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के अंदर एक कौन होगा? सीईओ। अंडर में कौन होंगे? एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज आर इक्वल। इक्वल क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर कौन है? सीईओ है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ा फंक्शनल। फंक्शनल में सीईओ, सीईओ के अंडर में डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंडर में एम्प्लॉय। ठीक है। डिपार्टमेंट वाले को बोलेंगे फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल रिपोर्ट किसको करेगा? कॉर्पोरेट को। एम्प्लॉइज रिपोर्ट किसको करेंगे? फंक्शनल को। फिर डिविजनल के अंदर सीईओ, सीईओ के अंडर में डिवीजन, डिवीजन के अंदर में डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंडर में एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज रिपोर्ट किसको करेगा? डिपार्टमेंट को, फंक्शनल को। फंक्शनल रिपोर्ट करेगा डिविजनल, दैट इज बिजनेस। बिजनेस रिपोर्ट करेगा कॉर्पोरेट। इसके बाद एक और पढ़ा मैट्रिक्स। पहला पॉइंट, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ग्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। फॉलो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? लार्ज। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर मुझे बताओ क्या किया कंपनी ने? अपनी कॉस्ट बचाई। मींस फंक्शनल जो मैनेजर है उनको कम किया। कैसे कम किया? एक नया स्ट्रक्चर लॉन्च किया, दैट स्ट्रक्चर इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जिसका मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें डायग्राम बनवाया था। मुझे बस इतना बताओ, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है या इजी है? कॉम्प्लेक्स।